we will be going to have the concept of shear center. अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के तहत आपके सिर्फ दो ही टॉपिक रह गए हैं। वो कौन कौन से दो टॉपिक है? पहला टॉपिक आप लोगों के पास दैट इज नोन टू बी एज कौन सा? shear सेंटर। और इसके बाद आपका एक और टॉपिक रहता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा आप लोगों का कोई भी टॉपिक सोम में नहीं रहता एंड वी हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन सोम सेशंस। तो आई होप सो कि कंसेप्ट जो क्लियर होने चाहिए उस तक आप लोग पहुंच रहे हो। वैसे मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि मजा आता रहेगा। ठीक है, तो अभी इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों को कंसेप्ट डिस्कस करना है shear सेंटर का। सबसे पहला ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि shear सेंटर है क्या? तो आई विल डिफाइन ओनली बाय द वर्ड्स ऑफ कि shear सेंटर इज दैट पॉइंट, द पॉइंट वेयर ओनली एंड ओनली द पॉइंट वेयर ओनली बेंडिंग अकर्स। वो पॉइंट जहां पर आपका सिर्फ बेंडिंग होता है, या फिर मैं कहना चाहूंगा जहां पर किसी भी तरह से ट्विस्टिंग नहीं होता, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग shear सेंटर कहते हैं। हाँ, अब इसके कंसेप्ट को जरा समझकर चलना, थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। वैसे तो जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर shear सेंटर की, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एक बीम है। सपोज इस बीम पर अगर किसी भी तरह का आप लोड लगाते हो, तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड ओवर दिस बीम, there will be shear force and bending moment that will be going to have in this particular system। और इन दोनों की वजह से अगर मैं टोटल एनर्जी का पता करना चाहता हूं, तो ये टोटल एनर्जी shear force और बेंडिंग मोमेंट दोनों की वजह से आने वाली है। लेकिन क्या होता है कि जो shear force की वजह से एनर्जी आती है वो बहुत कम होती है। एनर्जी ड्यू टू shear force इज वेरी 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 लेस। क्यों होता है अभी समझ में आ जाएगा अपने आप। तो वी कंसीडर इट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो जो हमारे पास एक बीम के अंदर टोटल एनर्जी आती है, हम मानकर चलते हैं कि सिर्फ उसके बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से आती है। यानी एक बीम के अंदर जो टोटल एनर्जी कंसीडर होती है वो सिर्फ एक बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से कंसीडर होती है, shear फोर्स की वजह से बहुत कम आती है, तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब बेंडिंग अगर बीम के अंदर आ रही है तो मुझे घबराने की जरूरत तो है नहीं, बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बेंडिंग के करस्पॉन्डिंग सारी चीजें ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। जैसे डिफ्लेक्शन हो गया, बेंडिंग की वजह से स्लोप हो गया, या बेंडिंग को कंट्रोल कैसे करना है वो भी आप लोग जान चुके हो। तो बेंडिंग इज नॉट एक्चुअली द मेजर क्राइटेरिया फॉर कंसीडरिंग द कंसेप्ट ऑफ shear। क्राइटेरिया वो इंपॉर्टेंट है जो कहलाएगा ट्विस्टिंग। दैट इज द मेजर क्राइटेरिया ऑन बिहाफ ऑफ विच वी नीड टू डील विद shear। आपको दो चीजें पता है कि अगर आप लोगों के बीम के ऊपर परपेंडिकुलर लोड आता है, तो ये परपेंडिकुलर लोड आपके बीम के अंदर बेंडिंग प्रोड्यूस करता है, कॉमन सेंस से। और अगर इसी बीम के अंदर पैरेलल लोड आता है, तो पैरेलल लोड आने की वजह से आपके बीम के अंदर ट्विस्टिंग पैदा होने के पूरे चांस रहते हैं, ये भी आपको पता है। तो पैरेलल लोड कैन हैव ट्विस्ट इन द बीम। तो गौर दीजिएगा, जैसे अगर मैंने ये बीम बनाया, आपको पता है इफ दिस इज सिंपली सपोर्टेड, देयर इज नो डाउट कि इस बीम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शंस टूटेंगे। ऐसा होगा। और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शंस को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो हर सेक्शन पे आपको shear फोर्स देखने को मिलेगा। मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन को तोड़ लिया, इफ आई विल बी गोइंग टू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि इस सेक्शन के अंदर दो shear आएंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। और इन्हीं shear की वजह से ये सेक्शन ट्विस्ट होने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा। ड्यू टू द shear दिस सेक्शन विल बी गोइंग टू हैव ट्विस्टिंग मोमेंट इनसाइड इट। तो आई कैन डेफिनेटली से कि जिस तरह से ये वाला लेयर या ये वाला सेक्शन ट्विस्ट हो रहा है shear फोर्स की वजह से, ऐसे ही सारे सेक्शन ट्विस्ट हो सकते हैं।
बिल्कुल हो सकते हैं। तो आई कैन डेफिनेटली से कि ड्यू टू द अप्लाइड लोड various section of the beam twists, various section of beam get twisted, हो सकते हैं, या गेट्स ना लिखकर मैं लिखना चाहूंगा कैन ट्विस्टेड। तो अगर ऐसा हो सकता है तो आपका बीम तो छिरबिर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो लेकिन ऐसा क्या है, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ड्यू टू दिस ट्विस्टिंग मोमेंट, अगर मैं इनका एक अलजेब्राइक सम पैदा करता हूं, algebraic sum of all the twisting moments, सभी ट्विस्टिंग मोमेंट का अगर मैं algebraic sum निकालता हूं तो ये एक पॉइंट पर जाकर लोकेट होगा। ऑब्वियसली सभी मोमेंट का सम एक पॉइंट पे तो लोकेट होता है ना। तो algebraic sum of all twisting moment locate at one point, अगर ये किसी एक पॉइंट पे लोकेट हो रहा है तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि अगर ये ट्विस्टिंग मोमेंट किसी एक पॉइंट पे लोकेट हो रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन के तहत मैं उसी पॉइंट पे लोड लगा दूं, if load is applied over that point, if load is applied over that point, ये सारी अलजेब्राइक ट्विस्टिंग मोमेंट का जो सम है वो किसी एक पॉइंट के अबाउट कंसंट्रेट हो रहा है, और अगर मैं उसी पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लोड लगा रहा हूं, उसी पॉइंट पे लोड लगा रहा हूं, तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि अगर उस पॉइंट पे लोड लगाया जाएगा तो सारा इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। लोड कैंसल्स ऑल द इफेक्ट ऑफ मोमेंट, लोड कैंसल्स ऑल इफेक्ट ऑफ मोमेंट। हाँ, ये लोड जो है ये आपके सारे ट्विस्टिंग मोमेंट के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ऑल इफेक्ट ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट। अगर ये ट्विस्टिंग मोमेंट के सारे इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि बीम जो है वो स्टेबल हो गया, बीम स्टेबल हो गया। तो आप मेरी बात को समझो, वो पॉइंट जहां आपके सारे ट्विस्टिंग मोमेंट को कैंसिल आउट करने का एक जोन मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है लोड की वजह से, वो पॉइंट कहलाता है शीयर सेंटर। द पॉइंट एट विच the effect of twisting moment eradicates, the effect of twisting moment eradicates from the beam, जहां पर ट्विस्टिंग मोमेंट खत्म हो जाता है आपके बीम से, वो पॉइंट और कुछ नहीं कहलाता, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं शीयर सेंटर। ट्विस्टिंग eradicates from the beam, that is known by the name of shear center। अब एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। आपकी नजर में तो शीयर सेंटर कुछ ऐसा हो जाएगा कि दिस इज सिंपली सपोर्टेड, दिस इज सिंपली सपोर्टेड, एंड आई एम सेइंग कि ये एक सिमेट्रिकल बीम है, ऑब्वियसली है। अगर मैं इस बीम के ऊपर एक यूडीएल लगाता हूं तो डेफिनेटली एवरीबॉडी सेज दैट कि यूडीएल विल बी गोइंग टू कंसंट्रेट ओवर द सेंट्रोइड ऑफ दिस सेक्शन। तो जो बीच में इसका इफेक्ट आएगा वो यूडीएल का पूरा इफेक्ट इस बीच में देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो मैं ये बात आंखों देखी या आंख बंद करके भी कह सकता हूं कि इस बीच में लगने का प्रावधान सिर्फ यही है कि when the UDL act or concentrate at the center, when the UDL concentrates at center of the beam, अगर आपके बीम के सेंटर में ये कंसंट्रेट होता है तो वहां पर मैं कहता हूं कि आपके सारे ट्विस्टिंग मोमेंट कैंसिल होते हैं। एट दैट पॉइंट, ये कंसंट्रेट सेंटर में क्यों होता है? एट दैट पॉइंट all twisting moments eradicates, at that point all twisting moments balances, ऐसा शब्द लिखूंगा तो अच्छा रहेगा। इस पॉइंट के अबाउट सारे ट्विस्टिंग मोमेंट बैलेंस हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माई वर्ड? हाँ, ये वन लाइनर में टॉपिक है नहीं, क्योंकि ये जनरली ईएस का टॉपिक है, हर एग्जाम के लिए पढ़ाते भी नहीं है, ईएस का टॉपिक है ये। तो ये उस पॉइंट के अबाउट बैलेंस हो जाता है, इसीलिए सेंटर पर ही हम लोग मानकर चलते हैं कि यूडीएल कंसंट्रेट होता है। तो उस पॉइंट को क्या हम ये लिख सकते हैं? शीयर सेंटर। अब आपकी नजर में अगर मोटा मोटी ये कहूं तो मैं आपकी नजर में जो बन रहा होगा कि शीयर सेंटर और कुछ नहीं है। शीयर सेंटर के दो पॉइंट आपने देखे। पहला पॉइंट तो यही है कि जहां पे ट्विस्टिंग बिल्कुल खत्म है, जहां
आपके सेक्शन में ट्विस्टिंग है ही नहीं। तो मैं एक एग्जांपल और दूंगा अभी आपको। दूसरा, आप ये कह सकते हो कि सेंट्रॉइड सेक्शन का जहां पर भी आ रहा है वहां शियर सेंटर है, ऐसा नहीं है, नॉट ऑलवेज। हमेशा ऐसा नहीं होता कि सेंट्रॉइड पर ही लाई करेगा, सेंट्रॉइड से हट भी सकता है, देखेंगे अभी। तो मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, थ्योरेटिकल सारी चीजें दे दूंगा, एक दो न्यूमेरिकल करके दिखा दूंगा, बट एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला वैसा, ठीक है। सब्जेक्टिव की चीजें हैं वो सब ना। तो शियर सेंटर की एक डेफिनेशन आपको समझ आ गई क्या होती है। जैसे मैं आप लोगों को अभी बात कहना चाहूं कि सेंट्रॉइड के केस में कब होता है, जरा उस बात को भी समझेंगे। पहले आप सभी मुझे यस करिए कि शियर सेंटर का एक डेफिनेशन समझ आई कि शियर सेंटर क्या है, जहां ट्विस्टिंग मोमेंट खत्म है। यस करो, पक्का है? चलो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो अगर मैं बॉडी के शियर सेंटर की बात करता हूं तो नोट करके लिखेंगे कि शियर सेंटर may or may not be, may or may not be the centroid of the section। शियर सेंटर आपके सेक्शन का सेंट्रॉइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब ये कैसे पहचानेंगे कि ये सेंट्रॉइड है या नहीं है? तो पहली बात आपको याद रखना है कि if any body having two symmetrical axes, if any body have two axes of symmetry, अगर दो बॉडी का एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब एक ही बॉडी के दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रहे हैं, देन द इंटरसेक्शन पॉइंट इज एक्चुअली शियर सेंटर। देन इंटरसेक्शन पॉइंट इज शियर सेंटर। कहने का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है जो स्क्वायर शेप की है। If it is the body which is having the square shape, तो definitely I can say my dear student कि इस बॉडी के अंदर आप लोगों को दो एक्सेस ऑफ सिमेट्री दिख रही हैं। एक्स एक्स इज द सिमेट्रिकल एक्सेस, वाई वाई इज द सिमेट्रिकल एक्सेस। सिमेट्रिक का मतलब जो दो आधे आधे हिस्सों में तोड़ देता है। तो जो इनका सेंटर होगा ना, क्रॉस सेक्शन मतलब इंटरसेक्शन, वो ही आप लोगों का शियर सेंटर होगा। ये एक डेफिनेशन है शियर सेंटर को पहचानने की सिमेट्रिकल बॉडी में। एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक आई सेक्शन है और ये एक सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, ऐसा मैंने कह दिया, मेरी ड्राइंग पे मत जाना। तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू द कंसर्न ओवर द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देन दिस इज वाई वाई, दिस इज एक्स एक्स। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ, जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ही आपका शियर सेंटर होगा। कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना इन छोटी छोटी बातों में? उसके बाद अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास ऐसी बॉडी हो जिसमें दो शियर सेंटर आते हैं, मतलब दो सिमेट्रिकल एक्सेस आते हैं, ऐसा नहीं होता कभी। तो मान लीजिए इफ एनी बॉडी हैव ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देन व्हाट विल हैपन? इफ एनी बॉडी हैव ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर किसी भी बॉडी का एक्सिस ऑफ सिमेट्री बिल्कुल वन है, तो आई विल से फिर वहां शियर सेंटर निकालना थोड़ा टफ होता है। वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वहां पर क्या होता है आप लोगों का मैं लिखवा दूंगा, फॉर्मूले अलग अलग बनेंगे इसके। शियर सेंटर ऑलवेज लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। शियर सेंटर ऑलवेज बी ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हमेशा सिमेट्रिकल एक्सिस पर ही लाई करेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके पास एक बॉडी है, ये आई सेक्शन है और ये आई सेक्शन इस तरह का है, तो दिख ही रहा है आपको कि ये सिमेट्रिकल तो नहीं है। आप इसको ऐसे तो नहीं तोड़ सकते, दिस इज नॉट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बट दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ यू आर ऑब्जर्विंग इट। डेफिनेटली आई कैन से माय डियर स्टूडेंट दैट इट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आपका जो शियर सेंटर है वो यहां नहीं होगा, इंटरसेक्शन पे नहीं होगा दोनों के, होगा कहीं पे, बट वो इस पे लाई करेगा। इट विल लाई ऑन वाई वाई एक्सिस। आर यू गेटिंग मी? लाइज ऑन वाई वाई एक्सिस, ऐसा होगा। तो ये चीज भी आपको ना थोड़ा ध्यान रखना है कि शियर सेंटर कहां लाई करता है। अब इसके बाद मेरे पास बात आती है यहां पर
कि शेयर सेंटर के रिगार्डिंग एक दो पॉइंट और लिखवा देता हूं मैं। अगर आपके पास कोई ऐसी फिगर है, तीसरा पॉइंट लिखना, इफ अ बॉडी कंटेन्स टू स्मॉल ट्राइंगल्स, अगर एक बॉडी के अंदर दो स्मॉल ट्राइंगल्स आ रहे हैं, ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल, सॉरी, दो रेक्टेंगल आ रहे हैं, तो हमेशा याद रखेंगे कि शेयर सेंटर जो है वो कहां होगा, दोनों के जंक्शन पर। शेयर सेंटर, ये देखो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने वाली बातें बता रहा हूं, तो ये काम आएगी, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। शेयर सेंटर ऑलवेज बी ऑन जंक्शन। अब जरा समझ कर चलते हैं कि है क्या। मान लो आपके पास एक टी सेक्शन है, अब ये टी सेक्शन दो रेक्टेंगल से बना हुआ है, तो इनका जो जंक्शन पॉइंट है वो क्या है, वो ये है ना, तो दिस इज द शेयर सेंटर पॉइंट, गॉट इट, दिस इज शेयर सेंटर। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, दिस इज वन रेक्टेंगल, एक मिनट ढंग से बनाते, दिस इज वन रेक्टेंगल एंड दिस इज ऑल्सो वन रेक्टेंगल, तो इनका जो शेयर सेंटर होगा वो कहां होगा, बिल्कुल इंटरसेक्शन पे होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपके पास एक बॉडी है, कुछ इस टाइप का, ब्रैकेट्स टाइप का है,